आज है 9 अगस्त 2024 और 9 अगस्त आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 39 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 38 में मगध का उत्कर्ष के बारे में आप लोग का शुरू कर दिया गया था। फिर मगध के वंश के बारे में आप लोग को जो है डायग्राम के माध्यम से समझाया गया था। तो अब हम लोग हर्यक वंश की शुरुआत करेंगे। तो आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 39 है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। तो आ जाते हैं ये हर्यक वंश। हर्यक वंश का पीरियड कब से कब तक है? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक है, अर्थात 540 बीसी से 412 बीसी तक। और हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था और यही इसके संस्थापक थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार। अब चलिए बिंबिसार के बारे में कुछ जानते हैं। और बिंबिसार नाम का एक मूवी भी बन चुका है, वो इससे संबंधित नहीं है। ओके, तो बिंबिसार देखते हैं। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में उदय हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। तो 16 महाजनपदों में से एक मगध जो था, इसका साम्राज्य का उदय किसके वंश के साथ हुआ? तो हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। किसका उदय? तो मगध का उदय, जो कि 16 महाजनपदों में से एक है। और मगध के बारे में भी आप लोगों को कल पढ़ाया गया था और इसकी राजधानी सभी बताई गई थी। आगे है आप लोगों का बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। ये इसने स्थापना तो की थी, इसके अतिरिक्त यह जो है शक्तिशाली शासक था। इसे मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे कि आप लोगों का जैन धर्म में पूछा था कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जबकि वे 24वें तीर्थंकर थे। उसी तरह हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। और बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। तो अजातशत्रु को कहाँ का शासक नियुक्त किया था? तो अंग को जीतकर जीता था और मगध में मिला लिया, तो फिर वहाँ पर उसको शासक नियुक्त किया। इसके समय मगध की राजधानी गिरिब्रज अर्थात राजगिरी थी। कहाँ थी राजधानी? गिरिब्रज राजगिरी थी। और बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत वही जो उंगलीमाल डाकू जिनके राज में रहता था। तो बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजीत की ही बहन थी। और दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। और अर्थात दो शादी किए थे। पहला शादी कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी और दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। आगे है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की जाती है। अब अजातशत्रु मगध का शासक बनता है। अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने की। और अजातशत्रु की हत्या की कौन करेगा? फिर उसका पुत्र करेगा। कौन? तो उदयन करेगा। जैसा पिता के साथ क्या था, उसका बेटा भी उसके साथ करेगा। अब अजातशत्रु का अन्य नाम देख लेते हैं। तो अजातशत्रु का अन्य नाम है कुणिक। क्या है? कुणिक। और अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया था। किसे किसे मगध में मिलाया था? तो वज्जी और काशी संघ को मगध में मिलाया था। किसने? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु ने बुद्ध से वज्जी संघ को मिलाने के लिए सलाह भी मांगी थी कि हे प्रभु, मुझे वज्जी संघ को मिलाना है, तो इसके लिए कुछ सलाह दीजिए। ये आप लोगों को बौद्ध धर्म में ही पढ़ाया गया था। आगे है वज्जी संघ को मिलाने के लिए अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया था। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। और महाशिलाकंटक देख लीजिए। महा मतलब बहुत बड़ा, महाशिला, शिला मतलब पत्थर, कंटक का मतलब चुभना, जैसे कि कांटेदार जो होता है चुभता है, तो बहुत बड़ा पत्थर जो चुभता हो उसी को कहते हैं महाशिला कंटक। आगे है अजातशत्रु ने लिच्छवी के डर से राजगिरी की घेराबंदी कराई थी, कहीं लिच्छवी उस पर आक्रमण न कर दे, इसलिए वो राजगिरी को चारों तरफ से किलेबंदी अर्थात घेराबंदी करवाई थी। अजातशत्रु वज्जी संघ का सेनापति वस्कार ने अजातशत्रु की मदद की थी। अजातशत्रु जो है ये क्या कहते हैं, वज्जी संघ को कैसे जीत पाया था? क्योंकि जो उसका सेनापति को अपने में मिला लिया था। उसका सेनापति कौन था? अर्थात वज्जी संघ का सेनापति कौन था? तो वर्षकार, जिसे कहीं कहीं आप लोग वस्कार भी देखने को मिलेगा नाम। क्या? वस्कार या फिर वर्षकार। तो इसने अजातशत्रु की मदद की थी, जिसके कारण अजातशत्रु ने वज्जी संघ को अपने में मिला लिया था। अब नेक्स्ट है आप लोगों का उदयन। तो उदयन ने ही अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। तो अब देखते हैं उदयन अजातशत्रु की हत्या कर शासक बनता है। उदयन किसकी हत्या करके शासक बनता है? तो अजातशत्रु की। और उदयन ने गौतम बुद्ध को घोषिताराम विहार दान में दिया था। कौन सा विहार? घोषिताराम विहार दान में दिया था। और विहार का मतलब होता है जहाँ घूमने उमने का स्थान होता है, बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है कि आप लोग रहिए यहाँ पर, तो वो विहार कहलाता है। तो घोषिताराम विहार दान में दिया था। किसने? उदयन ने। किसे? तो गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को और भी चीज़ मिले थे दान में,
और बहुत सारे शासक ने भी अलग अलग चीज़ दान में दिया, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। एक तरफ से आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखते हैं अब उदयीन के बारे में। उदयीन जो है गंगा और सोन नदी के तट पर कुसुमपुरा अर्थात पाटलिपुत्र शहर बसाया था। और पटना का पूरा प्राचीन नाम क्या है? आप लोग पाटलिपुत्र जानते होंगे, और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो कुसुमपुर है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, गंगा और सोन नदी के तट पर कुसुमपुरा अर्थात पाटलिपुत्र शहर बसाया था। किसने? तो उदयीन ने। और पाटलिपुत्र उदयीन के मगध की राजधानी बनी थी। तो फिर मगध की राजधानी कौन बनी? तो पाटलिपुत्र बनी, और ये उदयीन के समय हुआ था। मगध की राजधानी बनी पाटलिपुत्र। आगे है, जैन धर्म मतावलंबी था अर्थात जैन धर्म को मानने वाला था। कौन? उदयीन। उदयीन किस धर्म को फॉलो करता था? तो जैन धर्म को। आगे है, हर्यक वंश का अंतिम शासक। और भी इसके बीच में शासक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप डायरेक्ट अब अंतिम शासक पे आते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक की हत्या शिशुनाग द्वारा की गई थी। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने। और फिर इसी शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। ये भी आप लोग को बताया गया था। आगे है, शासक व्यक्ति विहार दान में दिया। तो कौन से शासक ने कौन से विहार दान किए? बिंबिसार ने वेलुवन विहार को दान में दिया। वहीं लिच्छवी ने कुटाग्र साला विहार दान में दिया। और लिच्छवी की आम्रपाली ने गौतम बुद्ध को दान में दिया था क्या? आम्र वाटिका। और इसके बारे में भी आप लोगों को बौद्ध धर्म में बताया गया था। आगे उदयीन। उदयीन ने गौतम बुद्ध को क्या दान में दिया? तो घोषिता राम विहार दान में दिया। और वहीं कौशल नरेश प्रसेनजीत ने पुब्बा राम विहार दान में दिया। और अनाथ पिंडक जो कि व्यापारी था, ये जेतवन विहार को दान में दिया था। ये अनाथ पिंडक जो है व्यापारी है, ना कि बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अनाथ पिंडक अंगुलीमाल डाकू ही तो नहीं है। नहीं, ये अंगुलीमाल डाकू नहीं है। ये क्या है? व्यापारी है अनाथ पिंडक। ओके, तो ये जो अनाथ पिंडक है, ये यही कौशल या प्रसेनजीत के यहाँ मतलब कि व्यापार करते थे। तो अनाथ पिंडक व्यापारी हैं, और जेतवन विहार गौतम बुद्ध को दान में देते हैं। आगे है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। कब से कब तक इसका पीरियड है? शिशुनाग वंश का पीरियड है, कहीं कहीं आप लोगों को 412 देखने को मिलेगा। तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक, या फिर कहीं कहीं 413 ईसा पूर्व दिखा रहेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मारिएगा, दोनों ऑप्शन एक बार नहीं रहेगा। ओके, तो 412 या 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। आगे है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे, और शिशुनाग ने अवंती वत्स को मगध में मिलाया था। किसे किसे मगध में मिलाया था? अवंती और वत्स को मगध में मिलाया था। और शिशुनाग लिच्छवियों के विद्रोह के कारण वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। लिच्छवियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था, इसलिए शिशुनाग ने लिच्छवियों के विद्रोह के कारण वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। आगे है कालाशोक। ये शिशुनाग वंश से ही संबंधित है ये कालाशोक। और कालाशोक का अन्य नाम कहीं कहीं हमें काकवर्ण भी देखने को मिलता है। क्या है? काकवर्ण। और कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी। आप लोगों को बौद्ध धर्म जब पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि दूसरी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? तो कालाशोक ने करवाई थी। आगे फिर आप लोगों का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? अब डायरेक्ट हम लोग अंतिम शासक आ जाते हैं। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। और इसके पहले जो भी शासक आते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन का अन्य नाम हमें देखने को मिलता है महानंदीन कहीं कहीं। ओके, और ये नंदीवर्धन जो है राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। ये आप लोगों ने देखा कि दूसरी राजधानी लिच्छवी को बनाया था कालाशोक ने। तो फिर पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित कौन करता है? तो यही नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। आगे है नंदवंश। नंदवंश का टाइम पीरियड। तो नंदवंश का भी टाइम पीरियड कहीं कहीं 344 है, कहीं 345 है। 344 या 345 ईसा पूर्व से लेकर 322 या 323 ईसा पूर्व तक। अगर 344 ईसा पूर्व से रहा तो 322 ईसा पूर्व तक, दोनों सम आ गया, 22 और भाई 345 रहा तो विषम है, तो विषम आएगा 323 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है। और नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद। और नंदवंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किया था। कितने राजाओं ने शासन किया था? 10 राजाओं ने शासन किया था। महापद्मनंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। महापद्मनंद को कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो इन्हें जो है सर्व छत्रांक अर्थात सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला को उपाधि दी गई थी। और ये जो सर्व छत्रांक, ये आप लोग भगवान परशुराम को भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार क्षत्रियों का नाश किया था। और कितनी बार किया था ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा पूछा जाता है तो आप लोग उसे दिमाग में रिवीजन करने का प्रयास करिए कि क्या बताया गया था। नहीं याद आ रहा है तो अपने रजिस्टर को पलटे और देखे तो आप लोगों को फायदा करेगा। तो इसलिए आप लोगों से पीछे का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महापद्मनंद की उपाधि कौन सी दी गई थी? सर्व छत्रांक अर्थात सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। और महापद्म का नाम पुराणों में भी मिलता है, पुराणों में भी इस महापद्मनंद का नाम मिलता है। और भी अन्य उपाधि मिले थे महापद्मनंद को,
तो कौन कौन से, तो पुराणों में उल्लेख एक रात, एक क्षत्रिय और भार्गव, ये इनको क्या कहते हैं उपाधि मिले थे। क्या क्या, एक रात, एक क्षत्रिय और भार्गव। और फिर महापद्मनंद का पुत्र कौन था, महापद्मनंद का, इसे आप लोग काट लीजिएगा, ये झूठ का लिखा हुआ। पुराणों में उल्लेख तो हम ऊपर लिख ही दिए गए, ये दोबारा इसे इरेज कर दीजिए। ओके, तो महापद्मनंद को कौन कौन सी उपाधि मिली, एक राट मिला, एक क्षत्रिय मिला और भार्गव मिला। और महापद्मनंद का पुत्र एक था कौन, घनानंद। घनानंद, इसके बारे में आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल सब में। इसी घनानंद के दरबार में अपने चाणक्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की है, इसने अपने चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा की कि जब तक तुम्हें इस गद्दी पर से हटाऊंगा नहीं तब तक अपने शिखा को बांधूंगा नहीं। तो इसने किसने प्रतिज्ञा की थी, इस चाणक्य ने ही प्रतिज्ञा की थी। तो इस महापद्मनंद का पुत्र कौन था, घनानंद। और इसी के समकालीन में उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण होता है, जिसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, प्रथम विदेशी आक्रमण प्रथम होता है, फर्स्ट। और ये कौन करता है, तो ईरान के हखामनी वंश का पहला आक्रमण होता है, जो कि दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम, कहीं कहीं आप लोगों को नाम देखने को मिलता होगा। तो दारा प्रथम, इंग्लिश में डेरियस प्रथम का आक्रमण करता है कहाँ पर, तो भारत पर आक्रमण करता है। कौन था, ईरानी था, हखामनी वंश से संबंधित है। उत्तर पश्चिम सीमा पर प्रथम आक्रमण इसी के समय होता है, अर्थात ये आप लोगों का नंद वंश के समय होता है। फिर आप लोगों को कल बताया गया था कि फिर द्वितीय आक्रमण के बारे में भी बताया गया था, और वो आप लोगों का मौर्योत्तर काल में होता है, अर्थात मौर्य काल के बाद के काल में फिर आप लोगों का भारत पर विदेशी आक्रमण 2 आप लोगों को देखने के मिलेगा। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसे स्टॉप कर रहे हैं, महापद्मनंद तक पढ़े हम लोग, अब इसे स्टॉप कर रहे हैं। अब फिर इसे आप लोगों का फिर आगे पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे सब कर रहे थे कि सर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं नेट जेआरएफ का, उसे आप लोग बता दीजिए। तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कहा था, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू का सीरीज लाया जा रहा है। अब देखते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड कराया जाएगा, जो कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, तो उस अनुसार से देखते हैं। आप चलिए एमसीक्यू कुछ कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाया गया है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 9 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग वहां से ज्वाइन कर ले, और 9 अगस्त 2024 को आपका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, धम्मपद, थेर घाता, थेरी घाता और जातक ग्रंथ किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से समूह से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय से। धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा किससे संबंधित है, खुद्दक निकाय से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करे, इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतमी पुत्र ने नापान को हराया एवं उसकी हत्या कर दी। अशोक का राज्याभिषेक, अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध, सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध। तो इसे समझाना है, मतलब कि सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था, अजातशत्रुओं का लिच्छवियों के साथ युद्ध, ये आप लोगों को बताया गया, लिच्छवियों के साथ चल रहा था। फिर आ जाएगा आप लोगों का सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध। फिर तीसरा नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का ये सिकंदर की मृत्यु, जो कि 322 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का ये अशोक का राज्याभिषेक। फिर हो जाएगा लास्ट में आप लोगों का गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया एवं उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से आप लोगों का पहले आ जाएगा 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। ये देख लीजिए, आप लोगों के लिए आंसर लिख दिया गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का, किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल गौतम बुद्ध किस धर्म ग्रंथ में देखते हैं, तो सुत्त निपात में देते हैं। किस धर्म ग्रंथ में, सुत्त निपात में। और प्रज्ञा पारमिता जो है ये शैव धर्म की बुक है एक, ये आप लोग के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि प्रज्ञा पारमिता शैव धर्म की बुक है। आगे है क्वेश्चन आप लोग के लिए, हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ परस्थांतरीय के समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। हिंदू साहित्य में परंपरा के अनुसार कौन से ग्रंथ स्थानांतरीय के समुच्चय का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मसूत्र और दूसरा उपनिषद। और ये आप लोग के लिए कथन इस प्रकार से, क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। कथन 1 दे देगा कि जैसे कि हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, ये वो लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट आप लोग का कथन, किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही, मंदिर उंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही खिड़की तिड़की का साक्ष्य मिला है। ये आप लोगों को लिखाया गया था कि कौन कौन से साक्ष्य नहीं मिले, उसका अलग से आप लोगों को
डिटेल भी बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये तो गलत हो गया और दूसरा ये सही हो गया, अर्थात कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। तो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ये आप लोग का आंसर हो गया। मंदिर और खिड़की के साक्ष्य नहीं मिले हड़प्पा से, ये भी आप लोग को ब्रैकेट में दे दिया आप लोगों को समझने के लिए। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। गपति पद का यथार्थ सामाजिक शब्दावली आशय समृद्ध गृहस्थ है, बिल्कुल सही, गपति का अर्थ यही है। आगे है, गपति की संपदा उसकी स्वामित्व वाली भूमि, आगे, और धनी व्यापारी के रूप में आती है, बिल्कुल सही, ये भी आप लोग का सही है कथन। तीसरा, व्यापारी के रूप में गपति द्वारा संपदा अर्जित करने की अवस्था में उसे सेठी गपति कहा जाता था, बिल्कुल, ये व्यापारी के रूप में गपति द्वारा संपदा जब अर्जित किया जाता था तो उसे सेठी कहा जाता था, सेठी गपति कहा जाता था। चौथा नंबर है, ब्राह्मण गपति का वर्णन ब्राह्मण के रूप में मिलता है जिसे भूमि का दान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गपति सेना में भी सम्मिलित है, नहीं, गपति सेना में सम्मिलित नहीं थे, तो इसका 5वां नंबर गलत हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 सारा सही है, केवल 1 2 3 4 सही है, 5 गलत है, ये आप लोग के लिए लिख दिया गया है। आगे आप लोग का इन कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन है, महापाषाण स्थल वितरण एवं विनिमय के केंद्र थे, तो बिल्कुल सही है, वितरण विनिमय का केंद्र था। पांडिचारी के निकट अरिकामेडु जैसे पत्तन महापाषाणीय कार्यकलापों द्वारा हिंटरलैंड से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, कई महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित थे, ये भी बिल्कुल सही है। अरिकामेडु के उत्खनन में शीशों और बर्तनों के रूप में रोम की वस्तुओं की श्रृंखला प्रकाशित हुई है, बिल्कुल सही है। 5वां नंबर देख लेते हैं, एम्फोरा रोम के शासकों के बड़े सिक्के थे, ये नहीं, ये गलत हो गया। 5 नंबर आप लोग का फिर गलत हो गया, मतलब 4 को सही हो गया, तो यही यहाँ दिया हुआ है, केवल 1 2 3 4 सही है और 5 नंबर गलत है, ये नंबर गलत है, बाकी सब सही है। और ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, ये तो पढ़ाया भी नहीं गया, तो आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन देखना है तो उस अनुसार से ये आप लोगों को लाया गया, और ये आप लोगों को अभी समझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग अभी उतना पढ़े नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का, भीमबेटका के शैल चित्रों में कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया है। तो वहाँ पर क्या क्या चित्रित किया गया था, तो रोज़मर्रा का जो दैनिक जीवन में मतलब कि कार्य होता है उस सबको चित्र किया गया था। शिकार करता हुआ, कभी मनुष्य शिकार करता है तो कभी पशु शिकार करता है, तो ये सब चित्र वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन अब देखते हैं, पक्षियों का आखेट, बिल्कुल सही, पशुओं का आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार, इस सब का चित्र हमें मिला है। खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा, ये नहीं मिला है। पक्षियों और पशुओं दोनों का आखेट, हाँ, पक्षी और पशु दोनों आखेट करते थे अर्थात शिकार करते थे, ये मिला है। अर्थात यहाँ पूछ रहा है भीमबेटका के शैल चित्रों में से कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया, यहाँ पर नहीं किया गया, तो कौन सा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी आंसर है। अब देख लीजिए, आप लोग के लिए ये डिटेल लिखा गया है, रोज़मर्रा के दैनिक जीवन के चित्र हैं, कहीं शिकार करता हुआ तो कहीं मनुष्य शिकार करते हुए, कहीं पशु मनुष्य का शिकार कर रहा है, कहीं पशु जो है वो मनुष्य का शिकार कर रहा है, ये सब आप लोग को चित्र वहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ, तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ गुफा शैल चित्र में। और फिर कल आप लोगों के लिए कुछ MCQ लाया जाएगा, लगभग अभी तो हम लोग लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव किए होंगे, आप लोग का कम से कम 100 क्वेश्चन कम से कम तो या तो फिर 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा, आप देखते हैं कितना चलता है। तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर MCQ का सीरीज रहेगा, या आप लोग का MCQ का सीरीज फर्स्ट था। तो अब आप लोग अब बैक का रिवीजन क्या करेंगे, ये आप लोग का MCQ करवा ही दिया गया है, तो बैक का रिवीजन छोड़िए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर कल हम लोग MCQ का सेट लाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल पर बने रहें, फिर कई सारे सीरीज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।